पीपीएफ और एलआईसी में क्यों करना चाहिए, तो हमने देखा कि हमारे लाइफ के जो भी गोल्स होते हैं, जैसे कि हम हमारे लाइफ का मैप अगर ड्रॉ करें तो उसमें कुछ स्टेशंस आएंगे जो नॉट निगोशिएबल होंगे और कुछ स्टेशंस आएंगे जो नाइस टू हैव होंगे। और नॉट निगोशिएबल मतलब ऐसे स्टेशंस जहाँ पे कोई निगोशिएशंस नहीं चलेगा, जहाँ पे पैसों की जरूरत है तो लगने ही है। जैसे कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, हमारे बच्चों का मैरिज हो, या हमारा खुद का रिटायरमेंट हो, इन जंक्शंस पे हमें जो पैसा लगेगा वो नॉट निगोशिएबल कैटेगरी में आता है। और उसके लिए जो पैसा लगेगा वो गारंटेड रिटर्न्स लगेगा। और एक गारंटेड रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म का प्रोविजन जो है वो हम एलआईसी या पीपीएफ से, जहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स मिलता है वहां पे करते हैं। फिर हमने देखा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन करने के फिर दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले हैं। एक है सेव एंड क्रिएट और दूसरा है क्रिएट एंड सेव। इस सेव एंड क्रिएट को थोड़ा सा और एक बार रिकैप करते हैं फास्ट में। इस सेव एंड क्रिएट क्या होता है? तो सेव एंड क्रिएट है कि हम शुरुआत अक्सर मतलब सारी दुनिया जो करती है कि हम थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करें, थोड़ा 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 बचाते जाए और बचाते 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 हम अपना जो टारगेटेड अमाउंट है उसको हासिल करें, जो हमें जरूरत है हमारी वो हम हासिल करेंगे। अभी इसमें तकलीफ क्या आती है? तो इसमें इसको हम इफ फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो सेव एंड क्रिएट मेथड है वो है इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला क्यों है? तो इफ फॉर्मूला इसके लिए है कि इसमें हमें वी हैव टू सेव फर्स्ट एंड रेगुलरली। इस फॉर्मूले के जरिए अगर हमें सेविंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेविंग शुरू करना पड़ेगा, पहले सेविंग करना पड़ेगा। और वो भी सेविंग कैसे होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलरली। देन ओनली टारगेट अमाउंट इज क्रिएटेड, तभी जाके हमारा टारगेट अमाउंट क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों के लिए हमें 50 लाख रुपए का धनराशि जमा करना है, हमारे बच्चों के एजुकेशन या मैरिज के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, या रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेव फर्स्ट, हमें पहले सेविंग करना पड़ेगा। और वो सेविंग भी कैसे करना पड़ेगा? रेगुलरली करना पड़ेगा, और तब जाके ये हमारा टारगेट अमाउंट क्रिएट होगा। बराबर। फिर अभी इसमें तकलीफ ये है कि अमेरिकन बैंक एसोसिएशन का सर्वे कहता है सेव फर्स्ट एंड रेगुलरली में तकलीफ क्या आती है? तो अमेरिकन बैंक एसोसिएशन का सर्वे है कि नो पर्सन ओवर 20 years हैज सेव्ड रेगुलरली विथ एनी बैंक। अमेरिकन बैंक एसोसिएशन का सर्वे कहता है कि बीते 20 सालों में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसने रेगुलरली सेव किया है। मतलब 20 साल तक, इतने लंबे अरसे तक सेविंग करने वाला कोई होता नहीं है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है, अगर हम सेविंग करेंगे तो टारगेटेड अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। अगर हम सेविंग नहीं कर पाए रेगुलरली तो टारगेटेड अमाउंट तक नहीं पहुंच सकते। ये सबसे बड़ा लूपहोल है। मतलब इफ अगर हम सेव कर पाए तब जाके टारगेटेड अमाउंट क्रिएट होगा। इफ वी कुड नॉट सेव रेगुलरली वी विल नॉट रीच आवर टारगेटेड अमाउंट। तो ये पहला प्रॉब्लम है, पहली दिक्कत है उसमें। फिर दूसरा है इफ यू डोंट रीच टारगेट, इफ यू डोंट रीच द टारगेट, इफ यू विड्रॉ, अगर आप बीच में विड्रॉ करोगे तो यू डोंट रीच द टारगेट। अभी इसमें और एक शर्त है और एक कंडीशन है कि आपको, अगर आपका टारगेटेड अमाउंट तक पहुंचना है तो आपको बीच में विड्रॉ करके चलेगा नहीं। और इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे कहता है 90%
recurring and fixed deposits are terminated before maturity. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे क्या कहता है कि 90% जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है और फिक्स्ड डिपॉजिट्स है वो मैच्योरिटी से पहले ही विड्रॉ किए जाते हैं, और अगर ये मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ हो जाएंगे तो क्या होगा, तो मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ अगर हो जाएगा तो व्हेन वी यू विड्रॉ द इफेक्ट ऑफ टारगेट अमाउंट इज इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल 90% विड्रॉ अगर कर लिया, द टारगेटेड अमाउंट इज अफेक्टेड 100%। अगर हम 90% विड्रॉ करते हैं तो 90% से फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा 100% अफेक्ट हो जाएगा ना हमारे टारगेटेड अमाउंट पे। मुझे 1 करोड़ चाहिए था तो 1 करोड़ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो 100% अफेक्ट हो गया। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको इफ फॉर्मूला कहते हैं कि इफ अगर हमने ये कंडीशंस पूरे किए तभी जाके हमें हमारा टारगेटेड अमाउंट, टारगेटेड फंड क्रिएट होगा। तीसरा है इफ यू सर्वाइव टिल टारगेटेड अमाउंट, टारगेटेड टाइम, देन ओनली यू रीच टारगेटेड अमाउंट। टारगेटेड अमाउंट पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें है कि इफ यू सर्वाइव टिल टारगेटेड टाइम, मतलब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब मुझे वो धनराशि चाहिए तब तक अगर मैं सर्वाइव किया, तब तक अगर मैं जिया, तभी जाके ये अमाउंट मिलेगा। अभी विच इज वेरी अनसर्टन, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि जीना मरना किसके हाथ में है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि इफ यू सर्वाइव टिल टारगेटेड टाइम देन ओनली यू रीच द टारगेटेड अमाउंट। तो इसीलिए इसको इफ फॉर्मूला कहते हैं। आगे लास्ट ये सब क्या है? इसमें है कैसे नहीं होता टारगेटेड अमाउंट अट्रैक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है, टारगेटेड अमाउंट जो है भले मैंने लास्ट तक सेव भी कर लिया, भले लास्ट तक मैंने बचा भी लिया और लास्ट तक मैं जी भी लिया, बीच में मैंने विड्रॉ भी नहीं किया, सब कुछ किया, फिर भी जब टारगेटेड अमाउंट मेरे हाथ में आएगा उसमें क्या होगा, टैक्स लगेगा, शायद डिप्रिसिएशन होगा, कुछ हिडन कॉस्ट हो सकती है, श्रिंकेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टारगेटेड अमाउंट मुझे 145 रुपीज मिलता है, समझो 145 रुपया मुझे मिलता है और 30% 30% टैक्स है, तो मेरे हाथ में कितना आया, 100 रुपीज ही आया। जिसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 100 रुपीज चाहिए तो मुझे प्लानिंग कितने का करना पड़ेगा, 145 रुपीज का। तो उस हिसाब से ये इफ फॉर्मूला है और इफ फॉर्मूले से हम शायद ही हमारे टारगेटेड अमाउंट पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा, वो है क्रिएट एंड सेव। अभी क्रिएट एंड सेव में क्या होता है, तो क्रिएट एंड सेव में हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले ये टारगेटेड अमाउंट पहले ही क्रिएट कर देते हैं, और एक बार क्रिएशन हो जाएगा तो हम उसी क्रिएटेड टारगेटेड अमाउंट के लिए धीरे 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 साल दर साल सेविंग करते जाते हैं। पहले टारगेटेड अमाउंट क्रिएट करते हैं और फिर उसके लिए हम सेविंग करते जाते हैं। क्लियर? तो इसके फायदे क्या होते हैं, तो ये हमारे लिए श्योर फॉर्मूला है। क्यों श्योर फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें टारगेटेड अमाउंट इज क्रिएटेड फर्स्ट। हम क्या करते हैं, पहले हमारे लिए टारगेटेड अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं। 50 लाख रुपया चाहिए मुझे, 1 करोड़ चाहिए, व्हाटएवर जो अमाउंट मुझे चाहिए, वो टारगेटेड अमाउंट जो राशि धनराशि मुझे भविष्य में चाहिए हम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, पहले जल्दी से पहले फर्स्ट, और देन यू सेव इन इंस्टॉलमेंट्स, फिर हम जाके उसको इंस्टॉलमेंट में सेविंग करना शुरू करते हैं। और इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि मोस्ट पीपल हैव अकम्प्लिश्ड
their targets by paying in installments. दुनिया में बहुत सारे लोग अपना टारगेट जो है वो पूरा फुलफिल कभी कर पाते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट में पे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट फुलफिल किया है, इसीलिए इसको श्योर फॉर्मूला कहा जाता है। ये श्योर फॉर्मूला है। अच्छा, ये श्योर फॉर्मूले में क्या है कि जबकि हमारी टारगेटेड अमाउंट पहले ही क्रिएटेड है, तो इवन इफ यू विड्रॉ, टारगेटेड अमाउंट इज गारंटीड एंड द इफेक्ट इज निग्लिजिबल, दैट इज 90% विड्रॉल हुआ तो 10% से ही अफेक्ट हो जाएगा टारगेटेड अमाउंट, 100% से नहीं, जो कि इफ फॉर्मूला जो है हमारा क्रिएट एंड सेव है उसमें नहीं होता है। सेव एंड क्रिएट जो पहला फॉर्मूला हमारा है, इफ फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, उसमें विड्रॉवल अगर हमने किया तो हमारा टारगेटेड अमाउंट 100% अफेक्ट हो जाता है, इसमें अफेक्ट नहीं होता है, वो पूरा मिलेगा। अच्छा, टारगेटेड अमाउंट इज गारंटेड इनिशियली इफ यू डोंट सर्वाइव। अभी इफ फॉर्मूले में क्या है या सेव एंड क्रिएट में क्या है कि हमें टारगेटेड अमाउंट पाने तक या टारगेटेड पीरियड तक जीना कंपलसरी है, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम ना भी जीते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, तो भी टारगेटेड अमाउंट गारंटीड मिलती है। ये श्योर फॉर्मूला है, ये क्रिएट एंड सेव फॉर्मूला है। उसके बाद टारगेटेड अमाउंट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। जो हम LIC के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए अमाउंट क्रिएट करते हैं, वो टारगेटेड अमाउंट एब्सोल्युटली टैक्स फ्री होती है, उसमें कोई श्रिंकेज नहीं होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा, उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। जैसे आगे भी कहा है, टारगेटेड अमाउंट डजंट अट्रैक्ट एनी टैक्स, कोई डिप्रिसिएशन नहीं, कोई श्रिंकेज नहीं, कोई कम नहीं होगा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी। 30% के ब्लॉक में हो या किसी भी ब्लॉक में हो, टैक्स नहीं लगेगा, जिसका मतलब है यू हैव टू सेव 30% एंड अचीव द सेम अमाउंट। जैसे कि हमने पहले में देखा कि अगर मुझे 100 रुपया चाहिए तो मुझे प्लानिंग कितने का करना पड़ेगा, 145 रुपये का प्लानिंग करना पड़ेगा, सेविंग उतनी करनी पड़ेगी जिससे 145 रुपया मिले, और फिर 145 रुपया मिलने के बाद टैक्स जाके हाथ में आएगा कितना, 100 रुपीज। मतलब सेविंग ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस श्योर फॉर्मूले के जरिए अगर हम हमारी टारगेटेड अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं पहले ही, तो टारगेटेड अमाउंट कोई टैक्स अट्रैक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें 30% कम सेव करना पड़ेगा। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं, या हमारे जो एडवाइजर आपके पास आते हैं, आप लोगों को जो समझाते हैं, वो आपको श्योर फॉर्मूला देते हैं, क्रिएट एंड सेव वाला फॉर्मूला देते हैं कि पहले ही आप इसको क्रिएट कर लो और फिर जाके उसके लिए सेविंग करना है। और इसी की वजह से हम कहते हैं विद दिस श्योर फॉर्मूला the targeted amount is created immediately। ये targeted amount कैसे create हो जाती है, immediately just with the payment of your first installment। एक पहला इंस्टॉलमेंट आप भर दो तो ये टारगेटेड अमाउंट आपकी क्रिएट हो गई। उसके बाद कभी भी किसी भी हालत में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, देखिए, डेथ हो, डिसेबिलिटी आए, डिसीज हो या मैच्योरिटी हो, सम एश्योर्ड और बोनस, मतलब ये टारगेटेड अमाउंट LIC ऑफ इंडिया में गारंटेड रहेगी। सम एश्योर्ड एंड बोनस इज ऑलवेज गारंटेड ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी फ्रॉम द डे 1। फिर आगे हमने देखा हमारा प्रिंसिपल, फाइनेंशियल प्रिंसिपल के श्रृंखला में, चेन ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में 8 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हम जो देख रहे हैं, उसमें हमने सेकंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल देखा, रेगुलरिटी इज द की टू वेल्थ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वेल्दी होना है तो मुझे
अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। वेल्दी होना है, ज्यादा धन कमाना है, तो मुझे प्रॉपर्टी में या गोल्ड में या शेयर मार्केट में या ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे मुझे अच्छे खासे और भरपूर रिटर्न मिले, जहां पर मैं दिन दूनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस करूं, जब ही जाके वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन ये फॉर्मूला प्रिंसिपल हमें कहता है, सेकंड प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की चेन में सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि इफ वी वांट टू गेट वेल्दी, अगर हमें वेल्दी होना है तो रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। फिर हमने इसमें देखा कि अगर इरेगुलरिटी से हम सेविंग करेंगे तो क्या होता है, तो इरेगुलरिटी इज लाइक स्नेक एंड लैडर गेम, सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। इरेगुलर अगर हम सेविंग में रहते हैं तो हमने रेगुलर सेविंग में रेगुलरिटी हमें सीढ़ी की तरह आगे जहां लेके जा सकती है, वहां पे इरेगुलरिटी हमें 99 से 4 नंबर तक भी ला सकती है। और इसीलिए आपके जो एडवाइजर्स है, आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ के आप अपना प्लानिंग ढंग से कर लीजिए। वो आपको प्रॉपर मैप ऑफ लाइफ आपका ड्रॉ करके देंगे, और जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सांपों का भय निकल जाएगा और आपको वो सीढ़ियों के जरिए, लैडर के जरिए आपके टारगेटेड अमाउंट तक, आपके सक्सेस तक आपको लेके जाके आपको विन करवाएंगे। दिव्या आंघोळीला जा। ठीक, फिर इसमें हमने देखा कि जो रेगुलरिटी से किस तरह से वेल्थ बनती है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा कि एक जगह पे है, कोई भी जगह हो सकती है, ये प्रोविडेंट फंड हो सकता है, बैंक हो सकता है, इवन म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहाँ पे मैं रेगुलर इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ 12 लाख रुपया हर साल का, और हर साल का 12 लाख, महीने का 1 लाख रुपये के हिसाब से 12 लाख साल का मैं इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ, सेविंग किए जा रहा हूँ, और 20 साल तक मैंने सेविंग किया, तो मैंने -12 लाख मतलब मेरे जेब से जा रहा है, इसके लिए माइनस है, और ये +4 करोड़ 80 लाख मतलब ये मुझे मिल रहा है, इसके लिए प्लस है ये। तो 12 लाख हर साल सेविंग करने के बाद 20 साल में मैं सेविंग करता हूँ 2 करोड़ 40 लाख और हासिल करता हूँ 4 करोड़ 80 लाख। और इस प्रोसेस में इस 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपया मेरी जेब से जाके जब मुझे 4 करोड़ 80 लाख मिलता है, तो मुझे रिटर्न्स अगर मैं देखूं, IRR अगर देखूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड जो मुझे मिला, हासिल हुआ, वो है 6%। अभी उसी तरह से मैंने दूसरे तरीके में, लेकिन फ्लेक्सिबल वे में, जहाँ पे रेगुलरिटी कंपलसरी नहीं है, ऐसे किसी भी अलग तरीके में मैंने वही धनराशि, वही 2 करोड़ 40 लाख रुपया 20 साल में मैंने जमा किया, कभी 12 लाख, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख, कभी मेरे पास ज्यादा पैसे आए तो मैंने 26 लाख, 36 लाख, 24 लाख, मैंने 74 लाख भी डिपॉजिट किया। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, इन 20 सालों में मैंने उतना ही सेविंग किया जितना मैंने पहले कॉलम में दिखाया, इसमें पहले कॉलम में जितना दिखता है उतना ही सेविंग मैंने सेकंड टाइम भी किया, सेकंड फॉर्मूले से भी किया, लेकिन फ्लेक्सिबली किया। जब है भरा, जब नहीं है नहीं भरा, जब ज्यादा है ज्यादा भरा, जब कम है गया मेरे जेब से उतना ही जितना पहले इसमें गया था। और पहले इसमें कितना गया था, तो पहले तरीके से मेरा 2 करोड़ 40 लाख रुपया गया था, और ठीक उसी तरह दूसरे भी तरीके में, फ्लेक्सिबल वे में भी मेरे जेब से उतना ही 2 करोड़ 40 लाख रुपया गया। लेकिन 2 करोड़ 40 लाख जाके अगर मुझे
3,50,00,000 ही मिलता है, फिर भी रिटर्न्स है 6%। अभी ये चौंकाने वाली सरप्राइजिंग बात है कि रेट ऑफ रिटर्न तो सेम है, लेकिन हाथ में आने वाले रिटर्न्स अलग है। ये एक्सेल के फॉर्मूले में डाल के तैयार किया हुआ है। रिटर्न्स हाथ में एक्चुअल आने वाले 4,80,00,000 और 3,50,00,000 दोनों अलग है, लेकिन IRR जो दिखता है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो दिखता है या यील्ड जो दिखता है वो उतना ही सेम 6% है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाथ में आने वाले पैसे और दिखने वाला रिटर्न्स दोनों सेम होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसको और आगे मैंने और एक तरीके से देखा कि अगर इसी तरह से 2,40,00,000 रुपया जाके अगर मुझे 4,80,00,000 मिलता है, जितना मुझे पहले तरीके से मिला, रेगुलर वे से मिला, फ्लेक्सिबल वे से भी मुझे उतना ही मिलता है 4,80,00,000, लेकिन अपने तरीके से सेविंग करके, जब मर्जी आया सेविंग किया, जब पैसा नहीं है सेविंग नहीं किया, जब ज्यादा है पैसा ज्यादा भरा, जब कम है कम भरा और 4,80,00,000 मिला, तो मुझे रिटर्न्स मिलते हैं 10%। इसका मतलब ये होता है कि हाथ में आने वाला पैसा और रिटर्न्स इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। मुझे 10% पैसे मिले, इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसा हाथ में आया, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको और एक तरीके से देखा कि जिसमें विड्रॉवल भी अलाउड है, कि पहले तरीके में सिर्फ रेगुलर पेमेंट है, दूसरे दो तरीकों में फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे भरो जब चाहे नहीं भरो। तीसरा तरीका ऐसा मुझे उपलब्ध है जिसमें भरना भी अलाउड है, निकालना भी अलाउड है। तो तीसरे तरीके में मैंने वही 2,40,00,000 मेरे जेब से गया, लेकिन इसमें 2 बार मैंने 25-25 लाख रुपया निकाल लिया और फिर मेरे हाथ में आया 4,80,00,000, लेकिन रिटर्न्स कितना दिखता है 12%। और फिर मैंने लास्ट का एक है कि जिसमें अगर 6% रिटर्न मिलता है, जो कि पहले जितना है, तो एक्चुअल हाथ में अमाउंट कितनी आएगी 2,80,00,000। तो इसका मतलब क्या है या ये हमें क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ एंड नॉट द यील्ड, IRR और रिटर्न्स। अगर वेल्थ की चाबी कुंजी मुझे चाहिए, धन की कुंजी अगर मुझे चाहिए, तो मुझे रेगुलरिटी ये चाबी है और वो रेगुलरिटी मुझे वेल्थ तक पहुंचाएगी, ना कि यील्ड, IRR या रिटर्न्स। फिर इसमें आगे जाके हमने तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत, तीसरा नियम हमने देखा कि स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली। पहला हमने देखा इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इस प्रिंसिपल के साथ अगर हम काम करते हैं, इस प्रिंसिपल के जरिए अगर हम काम करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बचत करेंगे, तभी हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कभी फेल नहीं होंगे फाइनेंशियली। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा या दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत, दूसरा नियम हमने देखा कि रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ, नॉट रिटर्न्स और IRR और यील्ड। अभी हमने तीसरा फॉर्मूला, लास्ट टाइम इसके ऊपर भी हमने थोड़ी चर्चा की कि रेगुलर स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली। आज थोड़ा सा इसके ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं कि स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली। अभी जब हाईवे में हम जाते हैं, किसी बड़े हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, किसी नेशनल हाईवे पे जाते हैं, तो वहां पे अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आर यू ऑल विथ मी? यस सर, यस सर। यस यस। पक्का ना, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। Yes, सर sir. सभी लोग अपना म्यूट करेंगे तो बेटर होगा, बीच बीच में किसी किसी की आवाज जा रही है। यस यस, प्लीज रिक्वेस्ट है सबको म्यूट करें। तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में ये तीसरा प्रिंसिपल आज हम इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि स्टार्ट अर्ली
एंड रीच सेफली। जैसे मैंने जिक्र किया कि बड़े बड़े हाईवे पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, एक्सप्रेसवे हो, नेशनल हाईवे हो, या कोई भी बड़ा हाईवे है, वहां पे बोर्ड लगे होते हैं कि अगर आपको सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अपनी मंजिल तक सेफली पहुंचना है, तो जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा शैतान का काम कहा जाता है। अगर आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित तरीके से सेफली पहुंचना है तो स्टार्ट अर्ली। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइफ में जल्दी शुरुआत करें। अच्छा, फिर जल्दी शुरुआत करके जल्दी जल्दी ड्राइव करें क्या? नहीं, वो कहते हैं कि ड्राइव स्लोली और फिर रीच सेफली। आराम से स्लोली ड्राइव करते जाओ। जो आपका प्रवास है या जो आपकी जर्नी है उसका भी आनंद लो, उसके भी मजे उठाओ और सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। फाइनेंस में भी वही है। फाइनेंस में भी हम जितना जल्दी शुरू करें उतना आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि एज 20 में हम कोई मंजिल, कोई इमारत, कोई पहाड़ चढ़ना शुरू करें और अगर सक्सेस या हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है तो मुझे समय बहुत है मेरे पास, उसके पास समय बहुत है, तो उसकी जो एक चढ़ान है, उसका जो स्टीपनेस है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो ये आराम से हंसते खेलते इत्मीनान से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। वही चीज वो 30 एज में अगर शुरू करे तो उसको पहुंचने के लिए वो स्टीफनेस जो है, वो चढ़ान जो है वो थोड़ी और तकलीफ वाली हो गई और सीधी हो गई। वही चीज 40 में शुरू करो तो उसका एंगल जो है और ज्यादा कम हो जाएगा और तकलीफ बढ़ेगी, और जितना लेट करेंगे, जितना देरी करेंगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी। बराबर है? यस। इसको और थोड़े अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट मैंने लिया है आपके सामने, इसका अभी साइज इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद आपको दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बात भी करूंगा बीच बीच में तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी इसमें क्या है कि एक मिस्टर नाउ है और दूसरे है मिस्टर लेटर। नाउ क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं नाउ लेते हैं, अभी लेते हैं, आज लेते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। और ये लेटर क्या करते हैं, तो लेटर अपने नाम की तरह लेटर शुरू करते हैं, लाइफ में लेट शुरू करते हैं कि डिसीजन इमीडिएट नहीं लेते हैं, तो सोचते हैं, देखते हैं और फिर बाद में सोच के शुरू करते हैं। तो ये मिस्टर नाउ ने अपनी 20 उम्र से साल का 5,000 रुपया सेविंग शुरू किया और हर साल 5,000 बचाते बचाते 20 से लेके 29 तक, मतलब 10 साल तक उन्होंने 5,000 रुपया बचाया। तो 10 साल में इन्होंने कितना बचा लिया? कोई बताएगा मुझे? 5,000 रुपया हर साल, तो 10 साल में ये कितना बचा लिया इसने? 50,000। यस, 10 साल में इन्होंने 50,000 बचा लिया। 10 साल के बाद उन्होंने अपनी सेविंग बंद कर दी, 10 साल के बाद बचाना बंद किया। हालांकि उस धनराशि को निकाला नहीं, उसको वहीं पे छोड़ा और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते रहा। अभी यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट एज्यूम किया है 9%, तो 5,000 पे 9% पहले साल हो गया 450 रुपया, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते 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 10 साल के बाद सेविंग बंद भी की तो भी एट द एज ऑफ 65 इनको कितना मिला? दिख रहा है आपको चार्ट में?
क्या आप देख पा रहे हो इसको? नहीं सर। नहीं सर, बराबर नहीं दिख रहा सर, दुबला बहुत है। कम दिखेगा, बराबर है, ये साइज ही छोटा है इतना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। 16,90,000 इनको मिला कितना? 16 लाख 16,90,000, जिसमें इनकी लागत है 50,000 और अगर मिलता है 16,90,000 तो उनको नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 16,90,000 अगर मिलता है जिसमें लागत 50,000 है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 16,40,000। 40,000। ये 16,40,000 इनको नेट प्रॉफिट हुआ। ये हमने देखा मिस्टर नाउ के बारे में। अभी हम देखते हैं मिस्टर लेटर। अभी ये मिस्टर लेटर जो है अक्सर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह पे मिलते हैं, जो तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं और सोचते हैं, बोलते हैं सोच के करेंगे। और इन्होंने ये मिस्टर लेटर ने सोचने के लिए और सेविंग शुरू करने के लिए 10 साल लिए और उन्होंने 10 साल के बाद मतलब अपनी 30 साल की उम्र से सेविंग शुरू किया 5,000। अभी इनको पता था कि मैंने लेट सेविंग शुरू किया है तो मुझे थोड़ा ज्यादा बचाना पड़ेगा या 10 साल बचा के नहीं चलेगा। अगर नाउ के साथ compete करना है, नाउ के साथ तुलना अगर मेरी की जाए तो उसके यहाँ पहुंचने के लिए मुझे 10 साल सेविंग करके नहीं होगा, तो मुझे ज्यादा सेविंग करना पड़ेगा। तो फिर मिस्टर लेटर ने अपनी 30 साल की उम्र से एज से सेविंग शुरू किया 5,000 उतना ही, और उन्होंने 36 साल 36 ईयर्स बचाया। तो 36 ईयर्स 5,000 रुपया हर साल बचाने से कितनी सेविंग हो गई उनकी? उन्होंने कितना बचाया? 36 साल अगर कोई 5,000 साल का बचाए तो कितना बचेगा? आपको यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं। 1,60,65,000। 1,80,000 रुपया बचाया उन्होंने। 36 साल 5,000 रुपये से उन्होंने बचाया 1,80,000 और 36 सालों तक बचाने के बाद भी 36 सालों तक बचाने के बाद भी उनके 65 एज में 36 एज में उनके लिए उपलब्ध जो धनराशि है, अवेलेबल जो अमाउंट है वो है 11,80,000। आपने फर्क देख रहे हो आप? सिर्फ 50,000 रुपया जल्दी बचाने से 65 की उम्र में 16,90,000 हो जाता है और वही 36 साल तक 5,000 बचा के 1,80,000 बचाने के बावजूद सिर्फ 11,80,000 मिलता है। मतलब नेट प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख का। 50,000 बचा के नेट प्रॉफिट होता है 16 लाख का, जबकि 36 सालों तक भी बचत करने के बाद सिर्फ 10 लाख रुपया मिलेगा। अगर हम टोटल को अगर हम देखें तो टोटल Bluetooth mode. Device. मिस्टर नाउ ने 50,000 भर के 16 लाख लिया, मतलब करीब करीब उसकी 32 गुना इनकम बढ़ गई। उसको कितना बेनिफिट मिला उसने इन्वेस्टमेंट का? 32 गुना। 10 साल जल्दी करने से 32 गुना इनकम बढ़ता है, 32 फोल्ड इनकम बढ़ता है। वही 36 साल तक बचाने के बावजूद मिस्टर लेटर को सिर्फ 5 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। उसके पैसे 5 गुना ही बढ़ पाए हैं। Getting my point? Just rupees 50,000 of saving became 16,90,000. That is 32 times growth Mr. Now made. Whereas even after saving rupees 1,80,000, it could grow to 11,80,000 only. That means over the period of 36 years, only 5 times growth मिला है। अभी थोड़ा सा ये फाइनेंशियल और कैलकुलेटिव पार्ट होने की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये समझना हमारे लिए फाइनेंशियली अगर सक्सेसफुल होना है तो समझना बहुत जरूरी है।
अभी उसी की तरह एक मिस्टर प्रभु देसाई है, उनसे मैंने सुना हुआ था बात ये, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक मिस्टर अर्ली है, अभी आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो पेपर पेन लेके। ये मिस्टर अर्ली है, अपनी एज के 25 इयर्स में उन्होंने 20,000 रुपया पर मंथ सेविंग चालू किया। अभी यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया है और इस आज की इस मीटिंग में भी हमारे साथ जो हमारे प्रोफेशनल्स एडवाइजर्स हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो भी इसमें है। तो वो जो एडवाइजर्स आपको मिलते हैं उसी तरह औरों को भी मिलते हैं, और सबने इनके जैसे एडवाइजर्स ने इसको सलाह दिया मिस्टर अर्ली को कि भाई आपको आपके 45 एज में एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली 45 एज से लेके 60 एज तक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पीरियड चालू होता है। लोगों के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि बच्चों की शादी उसी टाइम में आएगी, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन उसी समय में आएगा, और इस समय में अगर पैसे नहीं हो, इस समय में अगर अच्छा कुछ रिटर्न्स हाथ में नहीं आता है तो हमें लोन निकालना पड़ता है। ये किसने कहा? तो हमारे टीम जीवन गौरव के जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स आपको मिलते हैं उन्होंने आप में से किसी को कहा, या ये मिस्टर अर्ली को जो मिले वो मिस्टर अर्ली को उन्होंने सलाह दी, एडवाइस किया कि भाई आपके 45 एज से वो अभी 20 साल बाकी है, तो 20 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 45, और 45 एज में अक्सर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां फिर उसके आगे चालू हो जाती है। बच्चों का हायर एजुकेशन आएगा, उनका मैरिज आएगा, आगे जाके आप रिटायर हो जाओगे। तो इस पीरियड के लिए अभी से सेविंग करो तो अच्छा है। और ये मिस्टर अर्ली है, नाम के ही अर्ली है, तो उन्होंने शुरुआत कर दी और उन्होंने हर महीना 20,000 रुपया बचाया। तो हर महीना 20,000 20 साल तक बचाने से कितना सेविंग हो जाता है इसका? कोई बताएगा क्या? हेल्प करेगा? 48 lakhs। यस, 20,000 इंटू 12 12 महीना इंटू 20 इन्होंने सेविंग किया 48 लैक्स, और 48 लाख सेविंग करके उनको इंटरेस्ट उसमें मिला 52 लैक्स, और इनके हाथ में 45 एज में कितनी राशि आ गई? 1 करोड़। 1 करोड़ इन्होंने पा लिया। अब ये 1 करोड़ पाने के बाद इनकी वो टाइम पे जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों का एजुकेशन या शादी ब्याह जो भी कुछ है, घर लेना है, कुछ भी करना है, उसके लिए उनके पास 1 करोड़ की धनराशि उनको मिल गई। बराबर? मतलब इनके पास ज्यादा पैसा कितना आया? 52 लाख रुपया। इन्होंने सेविंग 48 किया था, तो 52 लाख से ये वेल्दी बने, 52 लाख से ये क्या बने? रिच बने। इनके हाथ में 52 लाख ज्यादा आ गया। बराबर? लेकिन ये मिस्टर लेट जो है दूसरे, जिनको हमारे जीवन गौरव के टीम मेंबर ने सलाह दी थी कि भाई आप बचाओ, वो भी 25 की साल में थे, 25 की उम्र में थे, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी। उन्होंने बोला कि इस उम्र में क्या बचाए, थोड़ा और कमा लेते फिर बाद में बचाएंगे, और उन्होंने कुछ बचाया नहीं, और फलस्वरूप उनको कुछ मिला भी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी तो अपना समय नहीं बदलेगी। 45 इयर्स में और 45 इयर्स के बाद जो जिम्मेदारी आती है, बच्चों का एजुकेशन हो, मैरिज हो, कुछ भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, वो तो आएगी। अभी मिस्टर अर्ली को वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उनके पास कितने पैसे हैं? मिस्टर अर्ली के पास वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कितने पैसे हैं? तो उनको 1 करोड़ रुपया मिल चुका है। लेकिन मिस्टर लेट ने, जो कि कुछ सेविंग नहीं की, कुछ बचाया नहीं, इनका एडवाइजर का कहना नहीं माना, तो उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी है, और उनके हाथ में कितना है? तो ठन गोपाल उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो भी उनको क्या करना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए?
लोन लेना पड़ेगा। अभी 1 करोड़ का उन्होंने लोन लिया और मिस्टर अर्ली ने अपनी जिम्मेदारी उस 1 करोड़ में पूरी कर ली। अभी फिर से हमारे प्रोफेशनल एडवाइजर, हमारे जीवन गौरव टीम के एडवाइजर उनके पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि अभी आप 45 एज के हो। अभी फिर से आप दोनों को मेरी सलाह है कि आप 45 से लेके 65, आपका रिटायरमेंट एज में अभी 20 साल बाकी है और आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो आप अभी से थोड़ा सेविंग शुरू करो। और इस समय मिस्टर लेट ने पहले ही बोल दिया कि भाई मैंने गलती किया, मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने गलती किया है, मैंने सेविंग नहीं किया। और उसने कहा कि मैं अभी, मुझे समझ में तो आ गया लेकिन मैं अभी सेविंग करना चाहूँ तो भी सेविंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए 1 करोड़ का क्या किया है, लोन लिया है। जबकि मिस्टर अर्ली को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई लोन लेने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने फिर उनके पास 1 लाख रुपए का सेविंग शुरू कर दिया। मिस्टर अर्ली के पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उनके पास 1 करोड़ आ चुका है, तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया सेविंग फिर से आपके पास, हमारे एडवाइजर के पास शुरू किया। और 1 लाख सेविंग महीने का 20 साल अगर करते हैं तो मिस्टर अर्ली का टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज? 1 लाख रुपया महीने का, ऐसे 12 महीने का होता है 12 लाख, और 20 साल में कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 40 लाख। यस, तो 1 लाख हर महीने का, 12 महीने के 12 लाख, 20 साल में हो गए 2 करोड़ 40 लाख। और 2 करोड़ 40 लाख में इंटरेस्ट पार्ट अगर आता है, इंटरेस्ट पार्ट हम देखते हैं 2 करोड़ 60 लाख। और इस तरह से मिस्टर अर्ली को अपने 65 एज में रिटायरमेंट में कितना मिला? 5 करोड़। अभी रिटायरमेंट के लिए, अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए मिस्टर अर्ली के पास कितने पैसे हैं? 5 करोड़। वही मिस्टर लेट जिन्होंने ना पहले सेविंग की थी ना बाद में सेविंग की, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए 45 की एज में उन्होंने क्या किया था, 1 करोड़ का लोन लिया था और उस लोन का वो 1 लाख रुपया EMI भर रहे थे। और उन्होंने भी 1 लाख रुपया साल का, इस तरह से 12, वहां पे गलती से 1 लिखा है 12, और 20 साल उन्होंने किया तो 2 करोड़ 40 लाख उन्होंने उसमें भी भरा। और 2 करोड़ 40 लाख भरने के बाद, जस्ट मिनट यहाँ पे करना पड़ेगा, 12, 1 लाख महीने का, 12 महीने का 12 लाख, 20 साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपया। और 65 की एज में जबकि मिस्टर अर्ली के पास हैप्पी रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ की धनराशि है, वहीं पे मिस्टर लेट 2 करोड़ 40 लाख रुपया भर के फिर से एक बार थन थन गोपाल है। और अपने रिटायरमेंट में उनके पास अभी क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, या तो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहे, या तो फिर काम करते रहे, या तो फिर ओल्ड एज होम में जाए, किसी वृद्धाश्रम में जाए। तो ये प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तीसरा है। ये तीसरा प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, मैंने और एक एग्जांपल लिया था लेकिन समय की कमी है, मैं कोशिश करता हूँ इसको भी जल्दी जल्दी लेने की। कि जयेश है जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने 60 साल तक के लिए, मतलब उनके हाथ में 35 साल और बचे हैं, उन्होंने 6,000 रुपया साल महीने का भरा, 8% रिटर्न्स मिलता है, तो 1 करोड़ 24 लाख इनको मिलता है। फिर रमेश है जिनका एज 35 की उम्र में उन्होंने शुरू किया, उनको भी 60 साल की एज में पैसा चाहिए, तो उनके हाथ में 25 साल ही बचे हैं और उन्होंने भी 6,000 रुपया 8% से लगाया, तो उनको मिला 52 लाख रुपया। और मिस्टर महेश जो है वो थोड़ा लेट जागे, 45 की उम्र में जागे, और उनको भी 60 एज में पैसा चाहिए, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ 15 ही साल बचे हैं,
और उन्होंने भी 6,000 रुपया 8% से अगर मिला तो उनको मिलता है सिर्फ 19 लाख रुपया। तो इस भी एग्जाम्पल के साथ हमें पता क्या चलता है, हमने तीन एग्जाम्पल अभी देखे, तीनों एग्जाम्पल से हमें पता क्या चलता है, तो हमें पता यही चलता है कि भाई सेविंग जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमारी लाइफ में अगर हमें यश पाना है, फाइनेंशियली अगर हमें विन होना है, तो हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। लेकिन जल्दी का मतलब क्या है? 20 साल जल्दी है, 20 साल की उम्र जल्दी है, 30 साल की उम्र जल्दी है, 45 की उम्र जल्दी है, या 15 साल की उम्र जल्दी है? जल्दी का डेफिनेशन क्या होगा? तो दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर या सबसे जाने माने सबसे रईस रह चुके वॉरेन बफेट को जब जर्नलिस्ट ने या पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा था कि जबकि वो अपनी लाइफ में दुनिया के सबसे रईस बन चुके हैं, ऐसे रईस आदमी को जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है कि भाई आपके लाइफ में आपको कोई रिग्रेट है क्या, रिग्रेट का मतलब पछतावा है क्या, तो वॉरेन बफेट जी ने क्या कहा होगा कि उन्होंने कहा कि हाँ, भले मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी बना हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी लाइफ में एक रिग्रेट है, एक पछतावा है कि मैंने मेरी लाइफ में सेविंग करना या बचत करना या इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा लेट चालू किया। तो उनको पूछा गया कि लेट मतलब कितने लेट हो गए भैया, कितना लेट हुआ, कब से शुरू किया आपने इन्वेस्टमेंट? तो उन्होंने कहा कि उम्र के 11 साल से, मेरी एज के 11 साल से मैंने सेविंग शुरू किया, और वो भी थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट सबसे दुनिया का रईस बना। अगर और थोड़ा जल्दी कर पाता तो मैं जल्दी और इससे जल्दी मैं यही चीज हासिल कर लेता था। अभी 11 साल की उम्र से भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनको लेट लग रहा है, तो हमारे बारे में क्या कहा जाए? हमें कब शुरू करना चाहिए? अच्छा, मतलब इसका कि अगर अभी लेट हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्या? तो नहीं, इसमें पहले मैंने कहा था, पहला फॉर्मूला या पहला प्रिंसिपल जब हमने देखा था कि सेविंग कब करना चाहिए, तो उसमें मैंने कहा था कि कबीर जी की बानी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगा, बहुरी करोगे तब। तो कल जो शुरू करना है वो हमें आज शुरू करना पड़ेगा, और आज जो शुरू करना है, जो शुरू करना चाहते हैं, हमें अब शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये परलय जो है, परलय जो कबीर जी कहते हैं, वो परलय आज कोरोना के स्वरूप में हम परलय देख चुके हैं, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो ऐसी स्टेज में जो आज करना है वो अभी से शुरू करना पड़ेगा। और उसी तरह से इसमें इस प्रिंसिपल में मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज कोई अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर ले, अपने आप को, डिस्टर्बेंस सबको नहीं हो। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, आज के प्रोग्राम के आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि जब से जागो तब से सवेरा। कोई ऐसा नहीं है कि 20 साल से शुरू करो, कोई ऐसा नहीं है कि 20 साल से शुरू करो या 45 साल से शुरू करो। जब जाग जाओ, जब पता चल जाए, उसके बाद भी रुको मत। एक बार पता चल गया कि भाई हमें लेट हो गया है, भले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कहावत है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। उसी तरह से जब जागो तब सवेरा समझ के शुरू कर दो, वरना फिर मिस्टर लेट की तरह दिक्कत हो जाएगी। तो आज हमने तीसरा प्रिंसिपल, फाइनेंशियल प्रिंसिपल तीसरा हमने देखा कि स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है गोल्ड एंड ग्रीड नेवर स्टे टुगेदर। गोल्ड का मतलब क्या है? कोई बताएगा गोल्ड का मतलब क्या है?
सोना यस, सोना। लेकिन यहाँ पे गोल्ड का मतलब धन, वेल्थ, पैसा, संपत्ति। तो संपत्ति, ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या है? ग्रीड को क्या कहेंगे? ग्रीड क्या है? ग्रीड लालच म्हणते ना. लालच। तो हमें पता है कि लालच बड़ी बुरी बला है। तो लालच और धन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कहा जाता है एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से लालच और संपत्ति, धन संपदा एक साथ में कभी नहीं रह सकती। फाइनेंशियल प्रिंसिपल के में से इस चौथे प्रिंसिपल को, फाइनेंशियल प्रिंसिपल श्रृंखला में ये चौथा पुष्प आता है, ये चौथा प्रिंसिपल आता है। जो कहता है कि धन और लालच कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस चौथे पुष्प के साथ हम अगले संडे में मिलेंगे। हर संडे सुबह 11:30 से 12:30 1 घंटा हम मिलते हैं संडे का फंडा फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके। फाइनेंशियल लिटरेसी समाज में फैलाने के लिए, समाज को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए ये हमारा अगली पहल है, हमारी पहल है। कोरोना के जरिए, कोरोना की वजह से हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आप सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए आप सबको, इन्होंने जिसने भी आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है, उन सबका, आप सबकी ओर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगले सप्ताह, अगले संडे फिर मिलने का वादा करके, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को फिर से मिलने का वादा करके आज आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले सप्ताह, अगले संडे के फंडे में हम मिलेंगे। नेवर स्टे टुगेदर। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। स्क्रीन को मैं स्टॉप करता हूँ और आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करके आज का प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूँ। कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम स्टॉप कर देते हैं। एनी क्वेश्चंस? नहीं, किसी के क्वेश्चंस नहीं दिखते। चलो, लोग लेफ्ट हो रहे हैं। मैं फिर से सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।